जय हिंद दोस्तों। आज संविधान में हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री कैसे नियुक्त होता है, कैसे शपथ लेता है, कौन शपथ दिलाता है, क्या कार्यकाल होता है, इन सब विषयों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। आज 25 मार्च है, शाम 4 बजे 9 नियुक्त मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण लेंगे। पिछली बार माननीय योगी आदित्यनाथ ने जो शपथ लिया था उस शपथ को मैं दोहरा रहा हूँ ताकि आप ये समझ पाएँ कि कोई भी मुख्यमंत्री शपथ कैसे लेता है। तो राज्यपाल महोदय से अनुमति ली जाती है। राज्यपाल महोदय शपथ लेने की अनुमति प्रदान करते हैं। उसके बाद राज्यपाल महोदय शब्द उच्चारण करते हैं मैं। उसके बाद जो व्यक्ति मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है वो प्रारंभ कर देता है। पिछली बार जब महामहिम राज्यपाल महोदय श्री राम नाईक ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शपथ ग्रहण कराई थी तो शपथ के अंश में पढ़कर दोहराता हूँ। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता व अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जब तक कि ऐसा मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। इस शपथ में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अनुसूची में शपथ का प्रारूप दिया गया है इस मुख्यमंत्री के शपथ में 6 बार मैं शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसमें प्रथम 4 बार में मैं के साथ लगातार मुख्यमंत्री जी शपथ लेते हैं। पुनः 5वें मैं में राज्यपाल महोदय मैं बोलते हैं। उसके बाद जो व्यक्ति मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है फिर अपने नाम के साथ प्रारंभ करता है। इस प्रकार कुल 6 बार मैं शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसमें पद की शपथ और अंतिम पैरा में गोपनीयता की शपथ का वर्णन मिलता है। आइए जानते हैं कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद संविधान के किन अनुच्छेदों में और कैसे वर्णन किया गया है और परीक्षा की दृष्टि से या एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमको क्या क्या जानना चाहिए। देखते हैं, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के बारे में जब केंद्र सरकार अनुच्छेद हम लोग 74 और 75 पढ़ रहे थे, मंत्रिपरिषद के बारे में विस्तृत अध्ययन हम लोग वहाँ पर कर चुके हैं कि मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री में ही स्वतंत्र प्रभार के मंत्री आते हैं और उप मंत्री। तो ये 3 प्रकार के मंत्रियों की श्रेणी है। तीनों मंत्रियों से मिलकर मंत्रिपरिषद बनता है। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। यहाँ पर यह भी जानना समीचीन होगा कि माननीय न्यायालयों ने संविधान संशोधन करके ये प्रावधान दिया गया है कि कुल सदस्य संख्या का मैक्सिमम 15% ही मंत्रिपरिषद में रहेंगे। और जिन राज्यों में विधानसभाएं छोटी हैं जैसे गोवा और सिक्किम, वहाँ पर एक मिनिमम अनुपात दे दिया गया है कि 12 मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या 12 तक हम कर सकते हैं।
क्योंकि 15% अगर लेते हैं तो केवल 6 मंत्री ही हो पाएंगे। अतः वहाँ पर गोवा और सिक्किम जैसे राज्यों के लिए 12 मंत्रियों का प्राविधान दिया गया है। अब देखिए, मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच का एक कड़ी के रूप में हम जानते हैं। मुख्यमंत्री अपने मंत्रिपरिषद, जिसकी वो बैठक भी करता है और अध्यक्षता भी करता है, उस मंत्रिपरिषद का, और राज्यपाल महोदय जो राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन उसको नाम मात्र का प्रमुख कहा जाता है, इनके बीच में मुख्यमंत्री एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। अब आइए देखते हैं अनुच्छेद 163 और 164 का विस्तृत अध्ययन। अनुच्छेद 163 में कुल 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट याद करने हैं। 163(1), 163(2), 163(3). 163 एक कहता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। यानी कि अनुच्छेद 163(1) के तहत मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। और ये मंत्रिपरिषद और जो सहायता किसकी देगी? राज्यपाल को देगी, लेकिन कड़ी की कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। 163(2) कहता है राज्यपाल का विवेकाधिकार। कुछ मामलों में राज्यपाल को विशेषाधिकार, विवेकाधिकार होता है। इस तरह के प्रश्न आते हैं कि राज्यपाल के विवेकाधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 163(2) में दिया गया है। 163(3) देखते हैं। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी न्यायालय, चाहे उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रिपरिषद के मंत्रियों ने राज्यपाल को क्या सिफारिश भेजा है, इसकी जांच न्यायालय नहीं कर सकती। तो इसका वर्णन किस में मिलता है? 163(3) में। ये प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 164 पर आते हैं। अनुच्छेद 164 में 4 भाग हैं, 4 पार्ट में है। 1 में देखते हैं, 164(1) में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अब यहाँ शब्द है नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। राज्यपाल किसको नियुक्त करेंगे? मुख्यमंत्री। तो जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी और राज्यपाल महोदय द्वारा उस पार्टी को आमंत्रित किया जाएगा सरकार बनाने के लिए, और उस पार्टी के पास बहुमत होगा। बहुमत का मतलब होता है विधानसभा की कुल सीटों का बटा 2 + 1। जैसे उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं विधानसभा की, तो उसमें 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देने पर 201.5 आएगा। तो यानी कि मिनिमम 202, एक उसमें ऐड करेंगे तो मिनिमम 202 सदस्य विधानसभा के होने चाहिए। विधान परिषद से मतलब नहीं है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, यानी कि विधानसभा की कुल सीटों बटा 2 + 1। मिनिमम इतना जिसके पास सदस्य संख्या होगी वह दल बहुमत का दल कहलाएगा। बहुमत दल जो होगा अपना बहुमत दल का नेता चुनेगा, और जिसको बहुमत दल का नेता चुना जाएगा राज्यपाल द्वारा, उसी को मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करने से पूर्व ही नियुक्त किया जाएगा, और नियुक्त करने के तत्काल बाद उससे शपथ, पद और गोपनीयता की दिलाई जाएगी। अब आइए देखते हैं की जाएगी। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेंगे, यानी कि राज्यपाल ही अन्य मंत्री का मतलब मंत्रिपरिषद के कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री और उप मंत्री, इन सब की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल ही करेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति वो बहुमत दल के नेता को करेंगे, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे। 164(2) देखते हैं। मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि लोकसभा के प्रति कैबिनेट जो मंत्रालय होता है, जो संघ सरकार के मंत्रिपरिषद होती है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और जो राज्य सरकार की मंत्रिपरिषद होती है वो राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो ये प्रश्न कन्फ्यूजन करने वाला रहता है। अधिकतर परीक्षाओं में हम लोकसभा के प्रति उत्तरदायी न करके लोकसभा अध्यक्ष के प्रति कर देते हैं, प्रधानमंत्री के प्रति कर देते हैं, और यहाँ मुख्यमंत्री या राज्यपाल के प्रति कर देते हैं। लेकिन मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से
विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन यही मंत्रिपरिषद का प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। सामूहिक रूप से किसके प्रति होगी मंत्रिपरिषद? सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी राज्य की, और सेंटर की लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद सेंटर में राष्ट्रपति के प्रति होगी और राज्यों में राज्यपाल के प्रति होगी। तो ये 164(2) बताता है कि मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अगला देखते हैं 164(3) कहता है मंत्रियों की शपथ राज्यपाल द्वारा राज्यपाल के समक्ष पद और गोपनीयता की दिलाई जाएगी। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? 164(3) में। कहाँ मिलेगा शपथ का वर्णन? 164(3) में। मंत्रियों की शपथ राज्यपाल द्वारा राज्यपाल के समक्ष पद और गोपनीयता की दिलाई जाएगी। 164(4) देखते हैं। कोई मंत्री बिना विधानमंडल का मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों, जिन राज्यों में दोनों सदन हैं उनको विधानमंडल कहते हैं। जिन राज्यों में केवल एक ही सदन है वहाँ विधानसभा है। अब यहाँ हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, जैसे सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा है। तो कोई भी व्यक्ति चाहे वो मुख्यमंत्री बन जाए या मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार या उप मंत्री बन जाए, तो मैक्सिमम 6 माह तक वो मंत्री बना रह सकता है इन विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी। यानी किसी व्यक्ति को अगर वो चुनाव एमएलए का नहीं जीता है, वर्तमान में विधान परिषद का भी सदस्य नहीं है, एमएलसी भी नहीं है, तब भी उसको मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि 6 माह के अंदर चाहे वो विधानसभा से चाहे विधान परिषद से कहीं से वो चुन लिया जाए तो वो अपने पद पर लगातार बना रह सकता है, अन्यथा 6 माह समाप्त होने के बाद उसका पद समाप्त समझा जाएगा। तो ये कहाँ पर वर्णन है? 164(4) में। ये इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं अनुच्छेद 167 देखते हैं 167। राज्यपाल को जानकारी आदि देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। तो मुख्यमंत्री के अधिकार, शक्तियां और कर्तव्य, इन सब का वर्णन अनुच्छेद 167 में दिया गया है कि राज्यपाल को जानकारी आदि देने के संबंध में मुख्यमंत्री कर्तव्य। जैसा कि हमने यहाँ बताया कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो एक कड़ी के रूप में जो कार्य कर रहा है तो अनुच्छेद 167 से लिया गया है कि राज्यपाल को अपने पूरी गतिविधियों का, कि सप्ताह में हमारे राज्य में क्या काम हुआ या पर डे क्या काम हो रहा है, मुख्यमंत्री अवगत कराते रहेंगे राज्यपाल महोदय को, और राज्यपाल महोदय वीकली जो है राष्ट्रपति महोदय को अवगत कराते रहेंगे। तो राज्यपाल को जानकारी आदि देने के संबंध में मुख्यमंत्री कर्तव्य। अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। तो मुख्यमंत्री चाहे वो विधान परिषद जिसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है या विधानसभा जिसका कार्यकाल 5 साल होता है, विधान परिषद में जो चुने जाते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, विधानसभा में जो चुने जाते हैं वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जैसा कि आप सेंटर या संघ में देखते हैं कि जो लोकसभा में चुने जाते हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, और जो राज्यसभा में चुने जाते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, निरंतर चलती रहती है। उसके 1/3 सदस्य अपने कार्यकाल पूरा करते रहते हैं। इसी प्रकार से राज्यों में भी जो विधान परिषद है उसका कार्यकाल 6 वर्ष है। तो 6 वर्ष के कार्यकाल से मुख्यमंत्री पद बना हो या विधानसभा जिसका 5 वर्ष कार्यकाल है उससे मुख्यमंत्री बना हो, चाहे कहीं से बना हो, मैक्सिमम 5 वर्ष तक उनका कार्यकाल मुख्यमंत्री का रहता है। दूसरा है शपथ और त्याग पत्र राज्यपाल महोदय को देंगे। शपथ भी राज्यपाल महोदय के समक्ष लेंगे और त्याग पत्र भी राज्यपाल महोदय को ही देंगे। मुख्यमंत्री त्याग पत्र किसको देगा? राज्यपाल को। अगला देखते हैं बहुमत यदि अपना वो खो देते हैं। बहुमत का मतलब कुल सीटों की संख्या 403 अगर यूपी में सीट है बटा 2 + 1, अगर ये बहुमत की संख्या मिनिमम इतना खो देते हैं तो मुख्यमंत्री पद चला जाएगा, विधानसभा ही भंग हो जाएगी। या अगला है बहुमत दल का सीएम बदलना चाहे। यदि जो बहुमत दल है जिसने अपने बहुमत दल का नेता चुना है और उस बहुमत दल के नेता को राज्यपाल ने मुख्यमंत्री नियुक्त किया है, अगर वो बहुमत दल ही चाहता है कि हम इस सीएम के चेहरे को बदल के दूसरे सीएम को अपॉइंटमेंट कराएं, नियुक्ति कराएं, तो ऐसा करने पर एक शब्द आता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक।
ये जो शब्द आता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक, ये इसी चीज़ के लिए आता है कि बहुमत दल जब अपना मुख्यमंत्री बदलना चाहे तो मंत्रिपरिषद राज्यपाल से सिफारिश करती है कि इनको अपने पद से हटा दिया जाए, इस मुख्यमंत्री को, और हम दूसरा बहुमत दल का नेता देते हैं, इनको मुख्यमंत्री चुन लिया जाए। तो ये आपको राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत याद रखना चाहिए। आगे देखते हैं वेतन। हर राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन अलग अलग होता है। मुख्यमंत्री का वेतन फिक्स नहीं है कि कितना वेतन रहेगा, ये विधानमंडल तय करता है। किसी भी राज्य का विधानमंडल ये तय करेगा कि उस राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन कितना होगा। तो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों का अलग अलग वेतन होता है। हाँ, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का वेतन समान नहीं होता है। राज्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं, हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। शक्तियां क्या है मुख्यमंत्री की, ये देख लेते हैं। प्रशासनिक शक्ति है, प्रशासनिक दायित्वों को पूर्ण करेंगे वो राज्यपाल को सूचित करेंगे, जैसा कि अनुच्छेद 167 कहता है कि राज्यपाल को जानकारी आदि देने के संबंध में मुख्यमंत्री कर्तव्य। तो ये शक्तियों में भी आता है कि प्रशासनिक दायित्वों को पूर्ण करेंगे, राज्यपाल को सूचित करेंगे। मंत्रिपरिषद की बैठक वो अध्यक्षता करते हैं, मंत्रियों को कार्य आवंटित करते हैं, विकासात्मक कार्य मंत्रियों की सहायता से करते हैं, संघ सरकार यानी केंद्र सरकार से मिलकर कार्य करते हैं। अब एक चीज़ और हम इसमें समझ लेते हैं कि राज्यपाल जो पद होता है राज्यों में, जो राष्ट्रपति द्वारा हर राज्यों में केंद्र सरकार की संस्तुति पर नियुक्त किए जाते हैं, एक प्रकार से संघ सरकार के वो एजेंट होते हैं राज्यपाल, और राज्य की गतिविधियों को राष्ट्रपति के माध्यम से संघ सरकार की मंत्रिपरिषद को अवगत कराते रहते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू, जिनके जन्मदिन 13 फरवरी पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है भारत में, जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, वैसे ही राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि श्रीमती सरोजिनी नायडू का जन्मदिन है। श्रीमती सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, पहली राज्यपाल थी, फर्स्ट राज्यपाल। उन्होंने अपनी पुस्तक में राज्यपाल पद के बारे में लिखा है कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े में बंद तोता होता है। सरोजिनी नायडू ने क्या लिखा है? राज्यपाल सोने के पिंजड़े में बंद तोता होता है। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और हमने हूबहू वही शपथ पढ़ा है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पिछले शपथ ग्रहण समारोह में महामहिम राज्यपाल महोदय श्री राम नाईक के समक्ष शपथ लिया था, ताकि आप स्पष्ट जान जाएं कि शपथ कैसे ली जाती है, शपथ में वो कौन कौन शब्द आते हैं, पद की शपथ कैसे ली जाती है, और गोपनीयता की शपथ कैसे ली जाती है। गोपनीयता की शपथ अंतिम पैराग्राफ में है, पद की शपथ प्रथम 4 पैराग्राफों में है। 6 बार मैं शब्दों का प्रयोग होता है शपथ में, 4 बार पहले 4 पैराग्राफ के लिए, और 2 बार जब पद की गोपनीयता की शपथ लेते हैं तो लास्ट के 2 पैराग्राफों में भी। तो राज्यपाल महोदय 2 बार मैं शब्द का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको हूबहू हमने दोहराया है। अनुच्छेद 163, 164 और 167 का हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन किया है। आपको निश्चित रूप से ये लाभदायक रहेगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि और क्या संविधान में किस अनुच्छेद के बारे में आप वीडियो चाहते हैं, उस पर मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा। अपने ज्ञान के अनुसार आपके पास जरूर वो वीडियो पहुंचेगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।